नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक बहुत ही आसान और कहानी के अंदाज में समझेंगे। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह इतने बड़े बड़े यौगिक कैसे बनाता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए यह अध्याय बेहद महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में इस चैप्टर का 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, तो एंड तक देखें। और उससे पहले यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन महत्वपूर्ण क्यों है? कार्बन एक ऐसा तत्व है जो लाखों और करोड़ों यौगिक बना सकता है। हमारी देह में पाए जाने वाला प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सब में कार्बन होता है। जीवन का आधार ही कार्बन है, इसीलिए इसे जीवन का रचनाकर्ता तत्व कहा जाता है। मतलब कार्बन ऐसा तत्व है जो लाखों करोड़ों यौगिक बना सकता है, मतलब बहुत सारा यौगिक बना सकता है। कार्बन में ये क्षमता होती है कि ये बहुत सारा यौगिक बना सकता है। हमारी देह में जो प्रोटीन, वसा, विटामिन पाए जाते हैं, इन सब में कार्बन मौजूद है। इन सब में कार्बन मिल करके यौगिक बनाते हैं। जीवन का आधार ही कार्बन है। मतलब हमारा जीवन जो है कार्बन पर ही टिका हुआ है। यदि आपको इस चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कार्बन की संयोजकता 4। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी एक समय में 4 अन्य परमाणुओं से यह बंध बना सकता है। इसी गुण को टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। संयोजकता का मतलब होता है यह, मतलब इसकी क्षमता कितनी होती है, यह कितने अन्य परमाणुओं के साथ यह संयोजन कर सकता है, मतलब बंध बना सकता है। कितने अन्य परमाणुओं के साथ ये जुड़ सकता है, इसकी क्षमता कितनी है। तो इसकी क्षमता होती है 4, मतलब 4 अन्य परमाणुओं के साथ यह जुड़ सकता है। इसकी जुड़ने की क्षमता 4 होती है। और कार्बन के इस गुण को टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। इस गुण को टेट्रावैलेंसी कहा जाता है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसी वजह से कार्बन छोटे छोटे अणुओं से लेकर बड़े बड़े जटिल यौगिक बना पाता है। मतलब इसकी संयोजकता 4 होती है। यही कारण है कि कार्बन छोटे से छोटे यौगिक भी बना सकता है और बड़े से बड़े जटिल यौगिक भी ये बना सकता है। कैटिनेशन, कार्बन की सबसे बड़ी शक्ति। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन परमाणुओं से लंबी श्रृंखला और रिंग बना सकता है। मतलब कार्बन अपने जैसे कार्बन परमाणुओं के साथ बहुत लंबी लंबी श्रृंखला बना करके यौगिक बना सकता है, जैसे सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और चक्रीय श्रृंखला। मतलब कार्बन सीधी श्रृंखला भी बना सकता है, शाखित श्रृंखला भी बना सकता है और चक्रीय मतलब गोल श्रृंखला भी बना सकता है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या लाखों में है। मतलब कार्बन हर तरह के यौगिक बना सकते हैं। सीधी श्रृंखला वाला भी बना सकती है, शाखित श्रृंखला वाला भी बना सकता है और चक्रीय यौगिक भी बना सकता है। इसीलिए मतलब हर तरह का यौगिक बना सकता है, इसीलिए इसकी यौगिक की संख्या लाखों में है। सहसंयोजक बंधन, कार्बन सहसंयोजक बंध बनाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करके बंध बनाता है, न कि इलेक्ट्रॉन खोकर या पाकर। मतलब कार्बन हमेशा इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वो देता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन लेता है। मतलब वो साझा करता है, एक दूसरे से सिर्फ साझा करता है। इलेक्ट्रॉन को ना तो वो खोता है और ना ही वो ग्रहण करता है पूरी तरीके से। बस एक दूसरे से साझा करता है, थोड़ा सा अपना वो साझा किया और किसी दूसरे परमाणु से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन साझा करके दोनों यौगिक बनाते हैं। जैसे सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। एकल बंधन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन 2 परमाणुओं से साझा करता है। द्विबंधन में क्या होता है? परमाणु जो है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा करते हैं। त्रिबंधन में क्या होता है? साझा 3 जोड़े होते हैं, मतलब 2-2 करके 3 जोड़ी साझा करते हैं। जैसे एकल बंधन में आपका हो गया मीथेन, द्विबंधन में हो गया एथीन और त्रिबंधन में हो गया एथाइन। देखिए एकल बंधन में हमेशा लास्ट में ANE लगा हुआ रहता है, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे। और द्विबंधन में हमेशा ईन लगा हुआ रहता है, लास्ट में ईन, जैसे मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और त्रिबंधन वाला में लास्ट में आइन लगा हुआ रहता है, आइन लगा हुआ रहता है। उससे ये क्या होता है? मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन,
ब्यूटाइन, ऐसे चलता है। समव्ययता, कार्बन की चेन बदलने से यौगिक का रूप बदल जाता है लेकिन सूत्र वही रहता है, इसे समव्ययता कहा जाता है। मतलब कार्बन का चेन बदल दिया जाए तो उसका सूत्र वही रहता है लेकिन इसका गुण बदल जाता है। जैसे में यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ब्यूटेन। ब्यूटेन सीधी श्रृंखला होता है, जैसे कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन मिलकर के ये ब्यूटेन होता है। लेकिन आइसोब्यूटेन में क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन में एक श्रृंखला में आ जाएगा, जैसे ये कार्बन कार्बन 3 तो सीधा रहेगा, एक नीचे आ जाएगा, कहीं श्रृंखला में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कार्बन तो 4 ही है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, लेकिन अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये सीधी श्रृंखला में है और ये क्या हो गया, एक शाखित श्रृंखला में है। इसलिए दोनों का सूत्र तो सेम है लेकिन दोनों का रासायनिक गुण बिल्कुल भिन्न होता है। यही जो गुण है इसका समव्ययता कहलाता है। कार्बन यौगिकों के प्रकार। कार्बन यौगिक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, केवल एकल बंध वाले, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एकल बंध वाले होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे चलता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें द्विबंध या त्रिबंध लगा हुआ रहता है, इसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे इथाइन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपेन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ये सब होता है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मतलब सिंपल याद रखेंगे कि यदि एकल बंध लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और द्विबंध या त्रिबंध है तो उसको बोलेंगे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यौगिकों क्रियात्मक समूह। यौगिकों का रासायनिक गुण बदलने का कारण क्या होता है, उसमें क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का जुड़ जाना। जैसे यौगिक में अल्कोहल OH जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा, CHO जुड़ जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, COOH जुड़ जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और हाइड्रोजन ग्रुप बन जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जुड़ जाएगा तो उसका गुण बदल जाएगा। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल क्या होता है। तो एथेनॉल रंगहीन और ज्वलनशील तरल है, मतलब एक रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ज्वलनशील मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है, और इसका उपयोग शराब में किया जाता है, इंजन में भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोल के साथ मिलाकर इसका यूज ईंधन में भी किया जाता है। अब देखते हैं एथेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल जिसे हम सिरका भी कहते हैं, इसका ये खट्टी गंध वाली तरल है। भोजन संरक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब भोजन को सड़ने से बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इन दोनों के बीच स्टरीकरण होता है, सुगंधित एस्टर बनता है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग साबुन। साबुन और डिटर्जेंट। साबुन वसा और क्षार से बनता है, साबुन जो है वसा और क्षार से मिलकर बनता है। लेकिन डिटर्जेंट कहाँ से, डिटर्जेंट पेट्रोलियम उत्पादों से बनता है। अब देखिए साबुन कठोर पानी में काम नहीं करता है, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो डिटर्जेंट दोनों पानी में काम करता है, कठोर पानी में भी काम करता है और इस क्या बोलते हैं इसको, वसा और सॉफ्ट पानी में भी काम करता है। निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, यह अध्याय कार्बन के महत्व, उसकी बॉन्डिंग, चेन फॉर्मेशन और जीवन में उसकी उपयोगिता को बताता है। हर साल इस चैप्टर से 3 से 5 सवाल ज़रूर आते हैं, इस चैप्टर से 3 से 5 सवाल ज़रूर आते हैं, तो इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना ज़रूरी है। यदि आपको इस चैप्टर का डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम करने वाले हैं 24 इंपॉर्टेंट MCQ। तो यह था क्लास 10 साइंस का चैप्टर 4 का सारांश। अब हम MCQ करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा B, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। अगला सवाल है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बनाता है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। निम्न में से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप का मतलब होता है अपरूप, निम्न से कौन कार्बन का अपरूप है, तो आपका हो जाएगा आंसर ग्रेफाइट। अगला सवाल है, कि हीरा किस प्रकार का पदार्थ है, हीरा किस प्रकार का पदार्थ है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऊष्मा का कुचालक।
हीरा जो है ऊष्मा का कुचालक होता है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। ग्रेफाइट किसका अच्छा सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, मतलब ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन कर सकता है। अगला सवाल है कार्बनिक यौगिक का मुख्य आधार क्या है? कार्बनिक यौगिक का मुख्य आधार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बन। ठीक है, कोई भी कार्बनिक यौगिक है तो उसमें कार्बन तो जरूर होगा। वही बात पूछ रहा है यहाँ पर कि कार्बनिक यौगिकों का मुख्य आधार क्या है, मतलब किस चीज़ से मिलकर वो बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। मीथेन इस फार्मूला पे काम करता है, एल्केन वाले फार्मूला पर CnH2n+2 इस फार्मूले पे काम करता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन जो भी आएगा इस फार्मूला पे काम करेगा। अगर मीथेन बोलेगा तो 1 रखेंगे n की जगह पर, इथेन बोलेगा तो n की जगह पर 2 रखेंगे। इस फार्मूले पे ये काम करता है। वैसे ही एथेन का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो एथेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा A। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि एथाइन किस प्रकार का यौगिक है? एथाइन किस प्रकार का यौगिक है? तो आंसर हो जाएगा आपका C। एल्काइन का ये यौगिक है। इसमें कैसे फार्मूला काम करता है? इसमें फार्मूला काम करता है CnH2n-2। एल्काइन वाले सभी में CnH2n-2 वाले फार्मूला पर काम करता है, इसीलिए ये इसलिए क्या हो गया, ये आपका एल्काइन समूह का ये एथाइन होता है। और इसमें क्या होता है, हमेशा त्रिबंध लगा हुआ रहता है। इसके यौगिकों में त्रिबंध होता है। इथेन में एल्केन वाले में एकल बंध, एल्कीन वाले में द्विबंध और एल्काइन वाले में त्रिबंध रहता है। एथीन के सामान्य संरचना में कितने कार्बन होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बी। एथीन के सामान्य संरचना में 2 कार्बन होते हैं। एथीन कैसे होता है? C2H, चूँकि यहाँ पे इन लगा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, फार्मूला क्या होता है CnH2n, ये फार्मूला आता है अगर इन लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। 2n मतलब 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा C2H4 हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने कार्बन परमाणु हैं। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 2 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें एकल बंध लगा हुआ रहता है, और एकल बंध वाले को क्या कहते हैं हम लोग? एल्कीन कहते हैं। एकल बंध वाले को हम लोग एल्कीन कहते हैं। वैसे ही अगला सवाल है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? तो इसमें क्या होता है, द्विबंध वाले होते हैं। द्विबंध और त्रिबंध वाले होते हैं। ठीक है, द्विबंध और त्रिबंध को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। ठीक है, द्विबंध और त्रिबंध वाले को एल्कीन और एल्काइन कहते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ब्यूटेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो ब्यूटेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होती है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मीथेन में कितने होते हैं कार्बन परमाणु, इथेन में कितने होते हैं, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, पेंटेन में, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर का अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप का क्या अर्थ होता है? फंक्शनल ग्रुप क्या करते हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा सी। यौगिक के गुण निर्धारित करते हैं, मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप का मतलब उसमें OH जुड़ा हुआ होगा अल्कोहल वाला, एल्डिहाइड CHO जुड़ा हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जुड़ा हुआ होगा, इस सब को हम बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या करते हैं, जिस भी यौगिक में जुड़ते हैं ये अपना गुण दिखाते हैं। जैसे OH जुड़ा हुआ रहेगा तो उसमें अपना अल्कोहल का गुण दिखाएगा, CHO जुड़ा रहेगा उसमें अपना एल्डिहाइड का गुण दिखाएगा। तो यही है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, देखिए सवाल आने गया कि OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो OH आपका किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अगर किसी भी यौगिक में OH लगा हुआ है, किसी भी यौगिक में OH लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो अल्कोहल के ग्रुप का सदस्य है। ठीक है, किसी भी यौगिक में अगर OH लगा हुआ है तो क्या याद रखेंगे उसको कि ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। यदि किसी में COOH लगा हुआ है, COOH किसका फंक्शनल ग्रुप है? यदि किसी में COOH लगा हुआ है तो वो किसका फंक्शनल ग्रुप है? तो आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी भी यौगिक, कोई भी यौगिक हो, उसमें अगर COOH लगा हुआ है इसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है।
एथेनॉल का सूत्र क्या है? तो एथेनॉल का सूत्र आपका हो जाएगा ये C2H5। एथेनॉल में क्या होता है कि इसमें एथेन और अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा रहता है, और हम लोग जानते हैं कि एथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। सबसे पहले इसमें खोजेंगे क्या कि 2 कार्बन परमाणु इसमें कौन है, तो इसमें है और इसमें है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि उसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो देखें इसमें तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। इसलिए एथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा आपका ये C2H5 और OH। ठीक है, एथेन होना चाहिए और अल्कोहल होना चाहिए एथेनॉल में, इसलिए ये हो गया आपका एथेनॉल का सूत्र हो। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, इसको याद कर लेना है, हमेशा आता है एग्जाम में कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या है, तो CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एकदम सिंपल है। ठीक है, साबुनीकरण कहते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया को, हम लोग साबुनीकरण कहते हैं। नाम में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। कार्बन यौगिकों में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो कार्बन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, ना कि उसको देता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता है। ये क्या करता है, ये सिर्फ साझा करके अपने यौगिकों को बनाता है। निम्न में से कौन से कार्बन यौगिक है? इसमें देख के बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक है। तो जिसमें कार्बन लगा हुआ होगा वो कार्बनिक यौगिक है, सिंपल है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा। कार्बन जिसमें लगा हुआ है उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि एस्टर किससे बने होते हैं? एस्टर किससे बने होते हैं? ठीक है, तो हो जाएगा आपका अम्ल और अल्कोहल। जब अम्ल और अल्कोहल मिलता है तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। कोई भी अम्ल हो और उसमें अल्कोहल मिलेगा तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका, एस्टर की गंध कैसी होती है? तो एस्टर की गंध होती है आपका फल जैसी। एस्टर की गंध फल जैसी होती है। अगला सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में होता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस में होता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लास बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। ग्लास मतलब शीशा बनाने में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। साबुन किस में अच्छी तरह घुल जाता है? तो साबुन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये नरम पानी यानी कि सॉफ्ट वाटर में साबुन अच्छी तरह से घुल जाता है। कठोर पानी में ये काम नहीं करता है। कठोर पानी में हमेशा डिटर्जेंट काम करता है और सॉफ्ट पानी में साबुन काम करता है। वैसे ही सवाल है कि डिटर्जेंट जो है किस प्रकार के पानी में काम करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दोनों में, कठोर जल में भी काम करता है और नरम जल में भी काम करता है डिटर्जेंट, लेकिन साबुन सिर्फ नरम जल में काम करता है। एल्युमिनियम साबुन किसके लिए उपयोग होता है? ठीक है, तो एल्युमिनियम साबुन आपको किस लिए उपयोग होता है? तो ग्रीसिंग करने में एल्युमिनियम साबुन का यूज किया जाता है। एथीन प्लस H2, यदि एथीन में H2 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? एथीन का सूत्र क्या होता है? अब पहले तो एल्कीन का सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, एल्कीन का सूत्र हो गया। यहाँ पे एथीन बोल रहा है तो एथीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H, और यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें H2 और जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, H2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका एल्केन ग्रुप का ये सूत्र बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एथेन C2H6, क्योंकि एथेन एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है तो देखिए तो C2 और 2 दूना 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, एथेन ग्रुप का ये सूत्र है। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि एथाइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एथाइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ये होता है एल्काइन का सूत्र। यहाँ पे एथाइन बोल रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि एथाइन में एथेन में क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, इसमें कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H2n-2, मतलब कि 2 दूना 4 में से 2 गया तो कितना हो गया, फिर 2 हो गया। ठीक है, तो ये आपका
ये सामान्य सूत्र हो गया, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि एथाइन का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामान्य नाम एसिटिलीन है, ठीक है। एथाइन का सामान्य नाम एसिटिलीन है, इसको याद रखना है, ठीक है। आपका अगला सवाल है, मीथेन किस गैस का मुख्य घटक है। मीथेन जो है किस गैस का मुख्य घटक है, तो आंसर हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस होता है ना, उसका मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन हो जाएगा। जैसे एलपीजी जो होता है, एलपीजी गैस जो सिलेंडर में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो उसमें ब्यूटेन होता है। वैसे ही जो मीथेन गैस है वो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है। एथेनॉल किसका उदाहरण है, तो एथेनॉल आपका उदाहरण है कीटोन का। देखिए इसमें नॉन लगा हुआ है, और जिसमें नॉन लगा हुआ होता है वो कीटोन ग्रुप का सदस्य होता है। इस चीज़ को हम तभी बढ़िया से समझ सकते हैं जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा डिटेल में पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ हमको डिटेल वीडियो चाहिए। ग्लूकोज किस प्रकार का यौगिक है, तो ग्लूकोज आपका आंसर हो जाएगा बी एल्डिहाइड ग्रुप का, ये एल्डिहाइड ग्रुप का यौगिक है। अगला सवाल है आपका कि हीरे में कार्बन परमाणु किस रूप में जुड़े होते हैं। हीरे में कार्बन परमाणु किस रूप में जुड़े होते हैं, तो चतुष्फलकीय संरचना में जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है। हीरे में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय संरचना में जुड़े होते हैं। अगला सवाल है ग्रेफाइट में कार्बन किस रूप में जुड़ा हुआ होता है, तो ग्रेफाइट में कार्बन जो है किस में जुड़ा होता है, तो परतों में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन हीरा में कैसे जुड़ा हुआ रहता है, तो हीरा में चतुष्फलकीय रूप में जुड़ा हुआ रहता है, और ग्रेफाइट में कैसे हो जाएगा, तो परतों के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सा कार्बन का यौगिक मीठी गंध वाला होता है, ठीक है। मीठी गंध वाला कौन सा कार्बन का यौगिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस्टर। एस्टर जो है मीठी गंध वाला होता है, ठीक है। एस्टर मीठी गंध वाला। आपका एग्जाम में सवाल ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक मीठी गंध वाला आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एस्टर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि CO2 किस प्रकार का यौगिक है। CO2 किस प्रकार का यौगिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका अम्लीय ऑक्साइड, ठीक है। CO2 क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। अगला सवाल है आपका कि साबुन अणु कौन भाग पानी में घुलता है। साबुन अणु का कौन अणु पानी में घुलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक भाग जो है पानी में घुलता है साबुन का, ठीक है। अगला सवाल है कि साबुन अणु का कौन सा भाग तेल में घुलता है। जब कपड़ा साफ होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा भाग तेल में घुलता है और कौन सा भाग जल में घुलता है, ठीक है। तो तेल में घुलने वाला भाग क्या कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिक कहलाता है। पानी में क्या था, पानी में था आपका हाइड्रोफिलिक, इसको याद रखिएगा। पानी में हाइड्रोफिलिक और तेल में क्या हाइड्रोफोबिक, थोड़ा सा का अंतर है, इसको बोलने में समझना है कि पानी में हाइड्रोफिलिक और तेल में हाइड्रोफोबिक, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सरफेक्टेंट क्या होता है। सरफेक्टेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या होता है, तो सरफेक्टेंट जो है सतही तनाव को घटाता है। मतलब कोई कठोर जल है उसमें सर्फ हम लोग मिलाते हैं या डिटर्जेंट मिलाते हैं, तो वो क्या करता है उसकी सतही तनाव को, सरफेस टेंशन को कम करता है, और कम करके क्या उसको सॉफ्ट बनाता है, जिससे कि गहराई तक जाए और मैल को निकाल सके। तो ये था आज का क्लास 10 के चैप्टर 4 का 40 इंपॉर्टेंट MCQ। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और PDF के लिए कमेंट में लिंक दे दिया जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।